हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में 2024 का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम देख रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने देख लिए थे। कुछ और क्वेश्चंस पर हम आज के सेशन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। चलिए, तो अभिक्रिया की कोटि और उसकी आणविकता से आप लोग क्या समझते हैं, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले आणविकता को समझाइए। तो आणविकता आपकी क्या होती है? कितने मॉलिक्यूल, कितने आपके एटम्स और कितने आयंस वहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी आणविकता होगी। ठीक है, तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, जितने आपके वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अणु, परमाणु या फिर आयन, वो आपके क्या है? आणविक। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड है और उसको हीट किया जाता है आपका। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल संख्या जो है, ठीक है, तो एक ही अभिकारक है आपके पास यहाँ पर, तो इसकी आणविकता या फिर मॉलिक्यूलैरिटी आपकी क्या होगी? आणविकता क्या हो जाएगी इसकी? एक हो जाएगी, या एक आणुक रिएक्शन या अभिक्रिया ये कहलाएगी। ओके, जिससे आपका 2H2O प्लस N2 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक आणविक रिएक्शन हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसे आप कहेंगे। ओके, चलिए, अब कोटि क्या होगी? इन्हीं अभिकारकों में जो अभिक्रिया की वेग को आपका बताएगी या उसकी सांद्रता, ठीक है ना, जिसकी सांद्रता से आपका वेग प्रभावित होगा। तो कितने अभिकारक अणु इसमें ऐसे हैं जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित कर रहे हैं, वो अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? आपका कोटि कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आपने आणविकता की बात की ना, तो जैसे एक जिन की आणविकता है, तो वहां पर आपने बोला ये एक आणविकता वाली अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की संख्या एक। ठीक है, अगर हम A प्लस ए कर लें, ठीक है, और इससे B प्लस बी बन रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? दो, क्योंकि यहाँ पर दो अणु आपके हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया सपोज आपकी है, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? आपकी तीन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या तीन हो चुकी है। ठीक है ना, चलिए अब हम कोटि की बात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित
करती है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ओके, या इसके अलावा आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है वेग समीकरण जो आपकी आती है, ठीक है, या वेग नियम में निहित सांद्रता के, वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रता जो है उनकी कुछ ना कुछ घातें होंगी, ठीक है, सांद्रता या सांद्रताओं की घातों के योग को सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की कोटि होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, और प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इसका उदाहरण के रूप में लिखिए, एक रिएक्शन है आपके पास SO2Cl2, ये अभिकारक है आपके पास जिससे SO2 + Cl2 आपका बन रहा है, ठीक है। अब अभिक्रिया की सांद्रता अभिकारक की पर निर्भर करेगी, तो वेग जो आपका अभिकारक से आप क्या निकालेंगे, जो भी इसका समीकरण बनेगा, ठीक है, अभिकारक का वेग क्या होगा, वेग क्या होता है आपका, बराबर K इंटू रिएक्टेंट जो होगा SO2Cl2, ठीक है, और इसके आगे जितने इसके मॉलिक्यूल है वो उसकी घात में आ जाते हैं तो कुछ ही नहीं है, तो यानी कि 1 मान लेंगे, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, घातों का कुल योग आपने कहा था, ठीक है ना, तो घातों का कुल योग कितना आएगा, एक ही तो आपका रिएक्टेंट है और उसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कितना आएगा इसकी कोटि, 1 आएगी। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, लिखिए, टू FeCl2 + SnCl2, सपोज ये कोई अभिक्रिया, तो कितने अभिकारक हैं, 2 हैं, वेग आप लोग देखोगे तो वेग आपका क्या हो जाएगा, बराबर K FeCl3 और इसकी घात 3, और दूसरा क्या आएगा SnCl2 और इसकी घात 1, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, इसकी घात 2 होगा, यहाँ से जो आगे लिखा हुआ होता है, एक सेकंड देखो, FeCl3 की घात, ये 2 यहाँ घात के रूप में आ जाएगा, ठीक है, और SnCl2 उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात 1, ठीक है, तो 2 + 1 3, तो कितना हो गया कोटि, 3 हो गई, तृतीय कोटि। ओके, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है कोटि को, और मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाता है अभिक्रिया की आणविकता को, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में आप सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है अल्फा A + बीटा B + गामा C = D, ठीक है, तो अगर इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ऑर्डर क्या होगा इसका, तो ऑर्डर होगा इसका, पहले आप लोग जैसे रेट कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, रेट कैसे निकालते हैं बोलो, अभी बताया था ना,
रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो अभिकारकों की सांद्रता है, ठीक है ना, उन सांद्रताओं की घातों का योग, तो सांद्रताओं की जो घातें हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कोटि, अभिक्रिया की कोटि से कहा जाएगा। जैसे आपके पास है 2HiH2 प्लस I2, तो यहाँ पर 2 है, तो यानी कि ये इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, और आणविकता का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें, मॉलिक्यूलैरिटी, ओके। जैसे आपके पास रिएक्शन है PCl5 से आपका PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, ठीक है, तो ये एक अणुक है, तो एक अणु का अभिक्रिया यानी यूनिमॉलिक्यूलर, ओके। दूसरा एक और रिएक्शन लिखिए, 2SO2 प्लस O2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ट्राइमॉलिक्यूलर। यानी Cl आपका अलग चले जाएगा, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से OH निगेटिव ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, ठीक है ना, जैसी कार्बोकेटाइन की आपका फॉर्मेशन होती है एकदम से यहाँ पर OH ग्रुप आपका आ जाएगा, और साथ में आपका KCl1, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, ओके। ये स्लो स्टेप है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और ये आपका फास्ट स्टेप होगा, ठीक है ना। ये यानी कि आपको पता है SN1 रिएक्शन में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है एकदम से आपका जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो अटैक कर लेता है, ठीक है ना। लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई है, देन फास्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन पर एकदम से अटैक होगा और तेजी से, और ये फास्ट स्टेप होता है, इसीलिए ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और यहाँ पर एक ही आपका अभिकारक है, इसलिए SN1 यानी। चलिए नेक्स्ट है, कारण दीजिए आपका, इथाइल अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय है, क्यों। फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल, वाई। चलिए, तो आपका फिनॉल और इथेनॉल में क्या डिफरेंस है, कि मतलब दोनों आपका, ये फिनॉल जो है इसमें भी OH ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, लेकिन फिनॉल जो है आपका वो अधिक अम्लीय है। फिनॉल में आपका क्या होता है, जब वो H+ देता है, अम्लीय यानी कि H+ देने की प्रवृत्ति, जब वो H+ देता है तो रेजोनेंस के कारण ये आपका एक फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जो ज़्यादा आपका स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है ना। जबकि इथाइल अल्कोहल में H+ देने के बाद जो इथॉक्साइड आयन होता है उसमें इतना स्थायित्व आपको देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से आपका फिनॉल जो है वो अधिक अम्लीय है आपका, ठीक है। चलिए आंसर लिखिए, क्या लिखेंगे बच्चे, फिनॉल इथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल द्वारा H+ देने पर, फिनॉल द्वारा H+ आयन देने पर बना फिनॉक्साइड आयन
अनुनाद यानी कि रेजोनेंस जिसे आप कह रहे हो, ठीक है ना, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि इथेनॉल या एथेनॉल भी आप इसे लिखते हैं, इथेनॉल द्वारा बना इथॉक्साइड आयन ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का 15, कारण दीजिए में ख, ईथर जल में कम विलेय परंतु या किंतु सांद्र H2SO4 में अधिक विलेय होते हैं, क्यों? देखो ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और जब H2SO4 की बात करते हैं, सांद्र H2SO4 एक अच्छा प्रबल अम्ल है और वो अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे H+ ले लेता है, इजीली ले लेता है, तो यहाँ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए अधिक विलेय होता है। लेकिन अगर आप जल की बात करेंगे, जल आपका उतना प्रबल अम्ल नहीं है, उतना अच्छा अम्ल नहीं है, तो वो H+ देने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रखता है, तो इसलिए यहाँ बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो जो ईथर है वो इसमें अच्छे से विलय यानी कि इसमें जल में अच्छे से विलय नहीं हो पा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पर, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग कर लेंगे खुद से ही, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया है, ईथर का जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, उसमें आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ से किससे H2SO4 से आसानी से H+ आयन ले लेंगे, लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, ये एक अच्छा अम्ल है और ये एक अच्छा अम्ल नहीं है, ठीक है ना, इसकी अम्लीयता या अम्लीय गुण उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से, तो इसी कारणवश आपका H2SO4 में अधिक विलेय है और जल में विलेय नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ और प्रश्नों का हल यहाँ पर देखा, और आप लोग घर में जाकर भी एक बार अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। आने वाले सेशन में इस क्वेश्चन पेपर को हम आगे सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।